धर्मपुर गांव का सबसे बड़ा नाम था शिव प्रसाद। लंबा कद, गोरा रंग, भारी आवाज और सबसे बड़ी बात उसकी इज्जत। उसके 2 बेटे थे, बड़ा रघुवीर और छोटा रामदयाल। लोग कहते थे कि दोनों भाइयों में ऐसा प्रेम है जैसे एक आत्मा 2 शरीर में समा गई हो। खेतों से लेकर घर तक, खाना हो या काम, दोनों साथ रहते थे। गांव वाले उन्हें देखकर कहते थे कि देखो, राम और लक्ष्मण फिर से जन्म ले लिए हैं। भैया, आज बैल भी थक गए लगते हैं, बार बार रुक जा रहे हैं। अरे बैल नहीं, तू थक गया है। चल थोड़ा और कर ले, फिर आराम करेंगे। आज तो भूख भी ज्यादा लग रही है। चलो जल्दी खत्म करें। माँ ने खिचड़ी बनाई है, तेरे लिए घी भी डलवाया है मैंने। तू दिन भर खूब मेहनत करता है, ताकत तो चाहिए ना। शाम होते ही दोनों भाई घर लौटते हैं। एक ही थाली में खाना खाते, एक साथ हंसते, रोते और सोते। किसी ने अगर गलती से भी पूछ लिया कि तुम दोनों में से बड़ा कौन है, तो दोनों हंसकर कहते कि हम तो बराबर हैं। बेटा, ये खेत, ये कुआं, ये मकान सब मिट्टी के हैं। असली चीज है तुम्हारा आपस का प्यार। याद रखना, जमीन बांटना तो चल जाएगा, लेकिन दिल मत बांटना। बाबूजी, हम तो एक जान है। मैं तो रामू के बिना रह भी नहीं सकता, और मैं तो रोज रात आपके और भैया के बिना सो भी नहीं पाता। आप चिंता मत कीजिए। जैसे जैसे बड़े होंगे जिम्मेदारियां बढ़ेगी, लालच आएगा, लोग बहकाएंगे, मगर अपने भाई के लिए तुम्हारा भरोसा कभी कम मत करना। वक्त धीरे धीरे बहता रहा। दोनों भाई जवान हो गए, एक साथ हल चलाते, एक साथ मंडी जाते। गांव में जिसकी शादी होती, सबसे पहले इन दोनों भाइयों को बुलाया जाता। उनकी एकता ही उनकी ताकत थी, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। भैया, डॉक्टर को बुलाया क्या आपने? हाँ रामू, सब बुला लिया है, लेकिन बाबूजी अब बहुत कमजोर हो गए हैं। कुछ हो तो नहीं जाएगा ना भैया? कुछ नहीं होगा, बाबूजी मजबूत हैं, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। कुछ ही दिनों में शिव प्रसाद चल बसे। धर्मपुर की हवाओं में जैसे सन्नाटा छा गया। 2 बेटों की जिंदगी में पहली बार ऐसा सन्नाटा था जिसमें ना शांति थी ना सुकून। भैया, अब हम दोनों ही हैं एक दूसरे के। बाबूजी की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती। अब हमें ही उनका नाम और घर संभालना है। तू फिक्र मत कर रामू, हम साथ हैं। कहने को दोनों साथ थे, मगर वक्त के साथ कुछ और भी साथ आ रहा था। वो था बंटवारे का बीज, जो अभी मिट्टी में गहरा था, लेकिन जल्द ही अंकुरित होने वाला था। वो बीज जो धीरे धीरे शिव प्रसाद के जाने के बाद मिट्टी में दबा था, अब अंकुरित होने लगा था। एक ऐसा बीज जो भाईचारे की जड़ें हिला देने वाला था। अब घर में वो शांति नहीं रही जो पहले होती थी। दोपहर की चुप्पी अब बोझिल लगने लगी थी, और शाम की हवा भी अब वैसी ठंडी नहीं लगती थी। अब देखिए जी, बाबूजी की तो मृत्यु को भी 3 हफ्ते हो गए हैं। कब तक सब यूं ही चलेगा? फैसला किस बात का शांता? जायदाद का। अब वो वक्त आ गया है जब सब चीजें साफ साफ होनी चाहिए जी। खेत, मकान, कुआं, बैल, सब कुछ। देखो ना, सब कुछ आप ही के भरोसे है। तो क्या करूं मैं? सब बांट दूं क्या? बांटने की बात मैंने कब की? मैं तो कह रही हूँ कि जो तुम्हारा है उसे अपने नाम करवाओ, और वो सब तुम्हारा ही है। तुमने ही तो बाबूजी के साथ दिन रात खटकर ये सब संभाला है। रामदयाल मानेगा क्या? उसे कौन पूछता है? वो तो बस चुपचाप रहकर जीने वाला लड़का है। जब पंचायत बुलाओगे और कागज दिखाओगे, तब क्या करेगा वो? और कागज जो अलमारी में है, उन्हें निकालिए। तू तो बड़ी दूर तक सोच रही है शांता। सोचना ही पड़ेगा। अब बच्चे बड़े जो हो रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। ये सब अगर अभी नहीं किया तो बाद में पछताएंगे जी।
शांता की बातों ने रघुवीर के मन में दबे लालच को हवा दे दी। अगले दिन जब रामदयाल खेत से लौट कर आया तो रघुवीर ने पहली बार कुछ अलग अंदाज में बातें की। बैठ रामू, तुझसे कुछ बात करनी है। अब बाबूजी नहीं रहे, घर, खेत, मकान सब संभालना है और मैं ये सोच रहा हूँ कि अब सब कुछ साफ साफ बांट लिया जाए। बंटवारा भैया? हाँ, अब जिम्मेदारियां अलग होनी चाहिए। तू छोटा है, तुझे भी तो खुद का हिस्सा चाहिए ना। भैया, आपने जो कहा वही ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो समझ आए वो करिए। देख, ये तेरी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए और तेरे पास भी कुछ हो। रामदयाल के चेहरे पर भाव कुछ और ही थे। वो जानता था कि उसका भैया बदल गया है, मगर फिर भी उसके दिल में एक कोना अब भी उम्मीद से भरा था। उसे लगता था कि शायद कुछ गलत नहीं होगा, शायद ये सिर्फ औपचारिक बात है। लेकिन उस रात शांता ने पंचायत बुलवाने की तैयारी कर दी थी। तो बताइए रघुवीर जी, आप क्यों पंचायत बुलवाना चाहते हैं? मुखिया जी, अब बाबूजी नहीं रहे, घर और खेत सब संभालना है। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ दोनों भाइयों में बांट दिया जाए ताकि आगे कोई झगड़ा न हो। रामदयाल बेटा, तुम क्या कहते हो? मैं तो चुप हूँ मुखिया जी, जो मेरे भैया कहें वही मुझे मंजूर है। फिर रघुवीर ने वो कागज पेश किए जो कभी बाबूजी ने नहीं बनाए थे। नकली दस्तखत, झूठी सीमांकन और गांव के 2 नकली गवाह। किसी ने कुछ नहीं कहा। गांव के लोग सब चुप थे, देख रहे थे और उस पंचायत में खेत, मकान, कुआं, बैल सब रघुवीर के नाम कर दिया गया। तो ये फैसला पंचायत का है। रघुवीर को ज्यादा हिस्सा मिलेगा। रामदयाल को गांव के बाहर की 2 बीघा जमीन और एक झोपड़ी। रामदयाल की आंखों में आंसू नहीं थे, बस सिर झुका था। वो जानता था कि ये वही भैया है जिसने कभी एक रोटी आधी कर उसे खिलाई थी, मगर अब वही रोटी उससे छीन ली गई है। क्यों कुछ नहीं बोले रामू जी? सब कुछ ले लिया उन्होंने, कुछ तो कह देते आप। गौरी, बाबूजी कहते थे दिल मत बांटना। जमीन गई है, दिल नहीं। चल, अब यही घर है, यही जीवन है। रघुवीर ने बंटवारा किया जमीन का, मगर रामदयाल ने अब भी अपने मन में उसे भाई ही माना था। अब कहानी की धारा वहाँ मुड़ने वाली थी जहाँ मेहनत और ईमानदार की असली परख होती है। गांव की वो दोपहर अब तक सबके जहन में बसी थी। एक भाई ने अपने ही भाई से सब कुछ छीन लिया था और दूसरा भाई कुछ बोले बिना सिर झुकाकर वो झोपड़ी ले आया था, जिसे लोग कबाड़ी का कोना कहते थे। पर रामदयाल की आंखों में अब भी नफरत नहीं थी, बस एक भारी चुप्पी थी जो अंदर कुछ बड़ा कह रही थी। रामू जी, हम कहाँ आ गए हैं? वो घर तो हमारा था, बाबूजी की निशानी। घर मिट्टी का हो या ईंट का, बस छत सिर पर होनी चाहिए और जहाँ अपना मन सुकून पाए वही घर होता है। पर गांव वाले क्या सोचेंगे? कोई नहीं बोला उस दिन, सब चुपचाप तमाशा देख रहे थे। किसी से शिकायत नहीं है मुझे, जो होना था हो गया, अब आगे बढ़ना है। गौरी जानती थी कि रामू के चेहरे पर जितनी शांति दिखती है उसके भीतर उतनी ही आग जल रही है, लेकिन वो उस आग को काम में बदल रहा था। अब उसका हर दिन सुबह से पहले शुरू होता और रात को देर से खत्म होता। इतनी सुबह क्यों उठे आज? बंजर जमीन को जगाने के लिए सूरज से पहले उठना पड़ता है। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं, तू घर संभाल, ये लड़ाई मेरी है, लेकिन जीत हमारी होगी। रामदयाल हर दिन खेत में खुद हल चलाता, मिट्टी के नीचे गहराई तक जाता। झोपड़ी में न बिजली थी न पंखा, लेकिन फिर भी वहाँ उम्मीद का उजाला था। रामू जी, सोचती हूँ काश बाबूजी होते तो देखती कि उनके छोटे बेटे ने क्या सह लिया। बाबूजी यही कहते थे ना, मेहनत का फल जरूर मिलता है। मैं बस उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। अब तो आपको देखकर लोग भी इज्जत से बात करने लगे हैं।
पहले जो मुंह फेर लेते थे अब सलाम करती हैं। मेहनत आदमी को छोटा नहीं रहने देती गौरी। वक्त लेती है पर बदलती सब कुछ है। वहीं दूसरी ओर रघुवीर की जिंदगी अब ठहरने लगी थी। खेतों को किराए पर दे दिया था, खुद घर में बैठा रहता। शांता पहले जैसी मीठी बातें नहीं करती थी। उनके घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। बस आराम करते रहो, खेत से तो आमदनी आई नहीं, किराएदार भी पैसे देने में टालम टोल कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तुम्ही ने कहा था सब कुछ अपने नाम करवा लो, अब भुगत भी तू ही। मैं भुगत रही हूँ रघुवीर, तुम तो अब कुछ करते नहीं। और सुन लो, अब मैं मायके जा रही हूँ, तुम देख लो अपना। हाँ। जहाँ एक तरफ मेहनत फल देने लगी थी, वहीं धोखे की नींव पर खड़ी दीवारें अब गिरने लगी थी। और ये गिरना अभी बस शुरू ही हुआ था। रामदयाल की आंखों में अब भी वही सपना था जो उसने 2 बीघा जमीन को देखकर देखा था। खेत में बीज दबा दिए गए थे, अब सिर्फ पसीने से सींचने का वक्त था। आपके माथे का पसीना देखती हूँ तो डर लगता है रामू जी। डर मत गौरी, यही पसीना कल फसल बनकर थाली में आएगा। बीज तो दिख भी नहीं रही है मिट्टी में। बीज नहीं दिखते, भरोसा दिखता है, और मैंने मिट्टी में भरोसा बोया है। अगर वो भरोसा ना होगा तो फिर एक बार और मेहनत करेंगे। जब तक मिट्टी टूटेगी नहीं तब तक फसल फूटेगी नहीं। गांव की औरतें कह रही थी अब रामू पगला गया है। पगला गया हूँ ठीक है, लेकिन इस पागलपन में मेहनत है, और मेहनत से बंजर भी हरा होता है। आप दिन भर खेत में रहती हैं, भूख नहीं लगती? लगती है, मगर उससे बड़ा भूख है कामयाबी की। वो अगर मिली तो पेट की भूख अपने आप शांत हो जाएगी। मैं कल से आपके साथ चलूंगी खेत में। नहीं गौरी, तू घर संभाल, तेरे भरोसे से ही मैं इतना कर पा रहा हूँ। पर जब आप थक कर आती हैं, तो दिल करता है कुछ और कर पाती। तू मेरा साथ दे रही है, इससे बड़ा काम और क्या होगा। रामदयाल के हौसले ने उस बंजर जमीन को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। हफ्ते भर बाद जमीन में नन्ही हरियाली की लकीरें दिखने लगी थी। गांव वालों ने जब खेत में हरियाली देखी तो ताज्जुब से देखने लगे। अरे देख तो, ये वही जमीन है ना जो पंचायत ने रामू को दी थी। हाँ, वही 2 बीघा पत्थर जैसी जमीन अब देख कैसे हरी हो गई। रामू की मेहनत ने करिश्मा कर दिया। आज खेत देखकर बहुत खुशी हो रही है रामू जी। तेरा साथ रहा इसलिए कर पाया। भैया अगर ये देख ले तो शायद समझ पाए कि जमीन नहीं नियत जरूरी है। आप अब भी उन्हें भैया मानते हैं? दिल से रिश्ता कभी टूटता नहीं। उन्होंने जमीन बांटी थी, मैंने नहीं। मगर उन्होंने आपसे सब छीन लिया। नहीं गौरी, उन्होंने सिर्फ बाहर की चीजें छीनी है, अंदर की ताकत और सच्चाई अब भी मेरे पास है। आपसे हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। और मुझे तुझसे हर दिन जीने की वजह। धीरे धीरे रामदयाल की मेहनत पूरे गांव में चर्चा बनने लगी थी। लोग अब उसे हिकारत से नहीं, इज्जत से देखने लगे थे। जिनके लिए वो कभी मजाक था, अब उनके लिए प्रेरणा बन रहा था। रामू चाचा, खेत कब आरा हुआ? जब मैं खुद मिट्टी में घुल गया। आप हमें भी खेती सिखाओ ना। कभी कभी खेतों से ज्यादा जिंदगी सिखाती है। चलो कल से सुबह खेत में आ जाना। बच्चे भी आपको पसंद करने लगे, क्योंकि अब मेरे हाथ में फावड़ा है और पीठ पर भरोसा। अब तो लगता है जैसे दुनिया बदल रही है। दुनिया नहीं बदली, हमने नजरिया बदला है। अब क्या सोचा है आगे? खेत को थोड़ा और फैलाना है और पास वाले झाड़ियाँ हटानी है। उसके लिए फिर मजदूरी करनी पड़ेगी। कर लेंगे, मेहनत से अब डर नहीं लगता। आप सच्चे किसान हो रामू जी। तू साथ है ना गौरी, इसलिए ये सब संभव हो पाया है। अब तो लोग आपको दूर से नमस्ते करते हैं, क्योंकि अब मेरे हाथ में मेहनत की लकीरें साफ दिखती हैं। और आपके नाम की चर्चा भी गांव से बाहर जा रही है। मुझे नाम से नहीं, काम से मतलब है गौरी।
आज लाला हरिनाथ कह रहे थे कि रामू अब सच्चा किसान बन गया है। सच्चा किसान बनने के लिए खेती नहीं, ईमान चाहिए। आपके जैसे लोग कम ही होते हैं। जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता वो सबसे अमीर होता है। आज के लोग आपके खेत की मिट्टी मांगते हैं अपने खेत के लिए। अरे मिट्टी तो सबके पास है, फर्क है सोच का। अब तो लगता है जैसे सब बदल गया है। अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है गौरी। उधर रघुवीर के घर में अब सन्नाटा था। शांता छोड़कर जा चुकी थी। किराएदार खेत खराब करके भाग गए थे। मकान की छत टपकने लगी थी और पेट भरने को कुछ भी नहीं था। सब कुछ था मेरे पास, खेत, मकान, बैल, फिर भी चैन नहीं मिला। तूने जो छीना वो टिकता नहीं, जो पाया वो खो गया। अब तो रामू के पास भी मुंह नहीं दिखा सकता। उसी के पास जा जो तुझसे सब कुछ हार कर भी तुझे भाई मानता रहा। क्या वो अभी मुझे अपनाएगा? जाकर देख ले, अगर अभी देर ना हुई हो। उधर गांव में मंत्री जी के आने की खबर फैल चुकी थी। राजा वीरेंद्र देव खुद राज्य के सबसे मेहनती किसान को सम्मानित करने वाले थे। सुनिए ना, पटवारी आया था। उसने बताया कि मंत्री जी 2 दिन में गांव आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? राजा साहब ने आदेश दिया है, राज्य का सबसे मेहनती किसान अब हर साल सम्मानित होगा। तो उसमें मेरा क्या? पटवारी ने कहा तुम्हारा नाम भेजा गया है। किसने भेजा? गांव वालों ने मिलकर भेजा है जी। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आपने वो किया जो बाकी कोई नहीं कर पाया। बंजर जमीन को लहलहाता खेत जो बना दिया। मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस खेत चलता रहे। पर इज्जत का इनाम कभी ठुकराना नहीं चाहिए। अगर राजा बुलाएंगे तो जाऊंगा, पर पहले खेत देखूंगा, फिर मंत्री। और वो कह रहे थे राजा जी खुद मिलने बुला सकते हैं। फिर तो और मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या करोगे? पास के खेत की झाड़ियाँ काटनी है। सोचा उस जमीन को भी जगा दूं। रात हो गई है, कल करना। नहीं गौरी, ये वही रात है जब सब हंसते थे। आज मैं चुपचाप अपना जवाब दे रहा हूँ। आपका जवाब सबसे ऊंचा है। क्योंकि तेरे भरोसे पर टिका है। अब लग रहा है जो छीना गया था ना, उससे अच्छा मिल रहा है। मुझे जमीन से मोह नहीं, मेहनत से है। मुझे आपसे है। और मुझे तेरे साथ से। अब गांव की हर आंख राम दयाल की ओर थी। सम्मान आने वाला था, पर असली जीत पहले ही हो चुकी थी। मेहनत की, सच्चाई की और टूटे दिल के जुड़ने की। रामू जी देखिए ना, मंत्री जी की गाड़ी आ गई है। ठीक है, खेत में पानी दे दूं, फिर मिलते हैं। अरे अब खेत बाद में देख लीजिएगा रामू जी, पहले चलिए तो। तेरे कहने पर ही चल रहा हूँ, वरना मेरा असली सम्मान खेत में ही है। आपका सम्मान अब पूरे राज्य में हो रहा है। खुद राजा जी का संदेश जो आया है। मंत्री जी को क्या कहूँगा मैं? जो हमेशा कहते आए हैं कि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं। गांव के चौपाल पर मंच सजा हुआ था। चारों ओर सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। रामदयाल साधारण धोती कुर्ता पहने झोपड़ी से सीधा मंच पर पहुंचा। राजा वीरेंद्र देव की ओर से राज्य के सबसे ईमानदार और मेहनती किसान श्री राम दयाल को ये सम्मान भेंट किया जाता है। रामू भैया जिंदाबाद। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ सरकार, बस मिट्टी को मां माना और उससे सीखा। आज से तुम्हारे खेत की देखभाल के लिए सरकार हर महीने यह सहायता देगी और तुम्हें जिले के किसान अधिकारी की सलाह भी मिलेगी। बस इतना ही बहुत है सरकार। अब खेत और तेजी से हरे होंगे। देखा रामू जी, देखा, मेहनत खाली हाथ नहीं गई। तेरे विश्वास की फसल अब पूरे गांव को खिलाएगी। ठीक उसी शाम गांव की सीमा पर एक थका हारा आदमी खड़ा था। मैले कपड़े, सूजी आंखें और कांपते होठ। वो रघुवीर था। रामू भैया माफ कर दे छोटू, बहुत बड़ी गलती हो गई। आप अंदर आइए भैया, धूप में क्यों खड़े हैं? मेरा कोई हक नहीं इस झोपड़ी पर।
जब आपने मुझे झोपड़ी दी थी तब भी मैंने आपको भैया कहा था। आज भी वही हूँ। मैंने सब खो दिया रामू। शांता भी छोड़ गई, खेत बिक गए, मकान गिरवी पड़ा है। आपका दिल अब भी जिंदा है भैया, वही काफी है। मैंने तुझसे सब कुछ छीना और तू मुझे पानी पिला रहा है। आपने जमीन बांटी थी भैया, पर मैंने रिश्ता नहीं बांटा। भैया आप अंदर आइए, खाना बन चुका है। मैं लायक नहीं हूँ। रिश्तों में लायक नालायक नहीं होता भैया, बस दिल साफ होना चाहिए। तू सच में मेरा छोटा नहीं बड़ा भाई है रामू। अब सब छोड़िए भैया, चलिए अंदर। एक कोना अब भी खाली है। जिस झोपड़ी से बंटवारे की कहानी शुरू हुई थी, वही अब फिर एक घर बसने जा रहा था, जहाँ मेहनत, माफी और मोहब्बत तीनों की जगह थी। भैया अब खेत साथ चलेंगे। रामू अब तू ही मालिक है, मैं तो बस तेरे साथ चल रहा हूँ। मालिक तो मिट्टी है भैया, हम दोनों तो बस उसके बेटे हैं। आज दाल के साथ रोटी बांधी है दोनों के लिए, खेत में समय पर खा लेना। बहुत सालों बाद किसी ने प्यार से रोटी दी है। प्यार ही तो इस घर की असली खेती है भैया। ये वही कहते हैं ना जिसे मैं बेकार समझ बैठा था। हाँ भैया, वही इसने मुझे अपनाया। मैंने उस वक्त तुझसे आंखें फेर ली थी और मैंने दिल नहीं फेरा था। अब लगता है मुझे खुद से माफी मांगनी चाहिए। भैया खुद से ज्यादा और किसी से मत मांगना। अब मैं फिर से मेहनत करना चाहता हूँ रामू। शुरू से नहीं, वहीं से शुरू करो जहाँ छोड़ा था। अब अगर तेरी तरह सोचूंगा तो शायद चैन मिलेगा। गांव के लोग चुपचाप सब देख रहे थे। जो दो भाई एक वक्त एक दूसरे से नजर नहीं मिलाते थे, आज वो एक साथ मिट्टी में घुसकर हल चला रहे थे। अब देखो रघुवीर भी बदल गया, रामू की मोहब्बत ने ही बदल दिया। सच्चा रिश्ता कभी टूटता नहीं। भैया थक गए क्या? इतनी थकान तो तब नहीं होती थी जब लालच करता था। अब मेहनत की थकान है, ये सुकून देती है। आज मुझे पहली बार मिट्टी से अपनापन महसूस हुआ। अरे दोनों के मुंह देखिए, मिट्टी से पुते हैं। हम किसान हैं गौरी, हमारे चेहरे पर यही श्रृंगार होता है। और तेरे जैसे भाई का साथ होना इससे बड़ी दौलत नहीं। उधर राजधानी से राजा वीरेंद्र देव का संदेश आया। रामदयाल और उसके खेत की उन्नति पर राज्य का विशेष दल निरीक्षण करने आ रहा था। सुनिए, पटवारी फिर आया था। अब क्या कहा उसने? राजा साहब की तरफ से लोग आएंगे आपके खेत देखने। फसल देखनी है या आदमी? फसल भी, और वो आदमी भी जिसने बंजर को सोना बनाया। भाई अब तो तेरे साथ राजा भी खड़ा है। मगर मुझे आज भी सबसे बड़ा सम्मान तब मिला जब तू लौट कर आया। तेरे जैसा भाई मिले तो राजा बनना क्या, भगवान भी झुक जाए। अरे रघुवीर, अब तो छुपने की जगह भी मिल गई क्या? मुखिया जी आप? भैया कौन है ये? अरे ये तुम्हारे भैया ने हमसे 3 साल पहले 140 रुपए लिए थे। बोले थे 1 महीना में लौटाऊंगा और फिर गायब। मुखिया जी उस वक्त हालात ठीक नहीं थे, अब तो हालात अच्छे लगते हैं। सुना है राजा तक तुम्हारे दरवाजे भेज रहा है। मुखिया जी बात का तरीका थोड़ा नरम रखिए, गलती हो सकती है लेकिन गाली नहीं। रामू तू बीच में मत पड़, तू तो अब राजा का आदमी हो गया है। न राजा का हूँ न रंग का, मैं अपने खेत का आदमी हूँ। मुखिया जी जो उधार लिया था मैं लौटाऊंगा। कब? फिर 3 साल लगाओगे? भैया कितने पैसे हैं? अब तो ब्याज जोड़कर 220 हुए। अभी दूं क्या? नहीं रामू तू नहीं देगा, ये मेरी गलती थी। घर में कुल 100 ही बचे हैं रामू जी। ठीक है, आधा अभी दे देंगे,
बाकी खेत से फसल निकले तो पूरा कर देंगे। और अगर नहीं दिया तो ले जाना, मुझे मजदूरी करूंगा पर पैसा लौटाऊंगा। मुखिया जी, आदमी की नीयत देखिए, वक्त नहीं, खेत में खून बहाया है हमने। ठीक है, 10 दिन में बाकी दे देना, वरना पंचायत में ले जाऊंगा। लाइए, ये 100 अभी लीजिए। ठीक है, बाकी का इंतजार रहेगा। और हाँ, अब छुपने की कोशिश मत करना। मुखिया चला गया, लेकिन रघुवीर का चेहरा उतर गया था। उसे अब अपना बीता वक्त काटने लगा। रामू, तूने मेरे लिए जो किया मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भैया, भाई के लिए किया है, आप होते तो आप भी यही करते। पर अब मुझे खुद भी मेहनत करनी होगी, तुझ पर बोझ बनकर नहीं रह सकता। तू साथ दे दे भैया, बस वही काफी है। और अब राजा के लोग भी तो आने वाले हैं, खेत को और अच्छा बना लीजिए दोनों। हम दोनों मिलकर मिट्टी को सोना बनाएंगे और फिर उसमें से कुछ हिस्सा उस उधारी के लिए अलग रखूंगा। गांव में अब बातें फिर से होने लगी थी। कोई कहता रामू बड़ा आदमी बन रहा है, कोई कहता अब उसके दरवाजे पर भी मुखिया खड़ा हो गया। मगर रामदयाल की चाल वैसी ही रही, सीधी, सरल और सच्ची। रामू, अगर तुझे मैं तब ना ठगता तो शायद ये दिन भी पहले देखता। शायद नहीं भैया, जो होता है वही सही होता है। अब लगता है हर गलती एक सबक बन गई है और हर सबक ने तुझे मुझसे फिर जोड़ दिया। अब तेरा ये भरोसा कभी नहीं टूटेगा। मुझे भरोसा नहीं चाहिए भैया, बस तेरा साथ चाहिए। रामू जी, पानी लाई हो, जरा सुस्ता तो लीजिए। अभी नहीं गौरी, खेत की एक मेड़ बाकी है। गौरी, तुम 2 गिलास और लाना, आज तो पूरा पसीना निचोड़ गया। बस ध्यान रखना, अब सरकार के लोग आने ही वाले हैं। सरकार तो बाद में देखेगी, पहले हमें खेत देखना है। तभी एक बैलगाड़ी खेत की ओर दिखती है। गाड़ी में 2 लोग हैं, एक पटवारी और दूसरा एक दरबारी वेश में राजकीय अधिकारी। रामदयाल जी, यही है ना आप? जी, मैं ही हूँ। हम राजा वीरेंद्र देव के प्रतिनिधि हैं, हमें आपके खेत का निरीक्षण करना है। आइए साहब, जो कुछ है सब यही है। हमें बताया गया था कि ये जमीन कभी बंजर थी। बिल्कुल साहब, यही 2 बीघा जहाँ अब हरियाली है। कितने समय से इसे उपजाऊ बनाया? साल भर लगा साहब, रोज सुबह से रात तक मिट्टी से बात की है। और मदद किसकी रही? बीवी ने भरोसा दिया और भाई ने फिर से साथ। राजा साहब ने आदेश दिया है कि ऐसी प्रेरणा देने वाली मेहनत को दरबार में बुलाया जाए। साहब, मैं? आप और आपका पूरा परिवार दरबार में आमंत्रित है। साथ ही इस खेत के राजकीय आदर्श खेत घोषित किया जाएगा। रामू जी, आपने तो कुछ मांगा भी नहीं। जब मांगते नहीं तब मिलना शुरू होता है। अब तो मैं सच में तुझ पर गर्व करता हूँ रामू। भैया, आज जो मिला है उसमें तेरा भी हाथ है। रामदयाल की झोपड़ी अब भी झोपड़ी थी, मगर वहाँ की खुशबू अब पूरे राज्य में फैलने लगी थी। मेहनत, भरोसे और भाईचारे की। राजा जी, रामदयाल अपने परिवार के साथ पधारे हैं। उन्हें आदर सहित भीतर लाया जाए। रामदयाल, सिर मत झुकाओ, आज हमारा सिर ऊंचा किया है तुमने। महाराज, हम तो बस मिट्टी से रिश्ता निभा रहे थे। वही रिश्ता तो सबसे बड़ा है। तुमने जिस बंजर जमीन को फसल दी, उसी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। महाराज, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि झोपड़ी से सीधा राज दरबार आएंगे। तुम्हारा हक है ये सम्मान, एक सच्चे नागरिक और सच्चे किसान का हक। महाराज, अगर इजाजत हो तो एक बात कहूँ? बिल्कुल कहो। मैं कभी अपने भाई से सरिया करता था, मैंने ही उसे सब छीना था, पर वो फिर भी मुझे भाई मानता रहा। ऐसी सोच ही असली परिवर्तन है। तुमने जो कहा वही तो असली सीख है।
महाराज, मैंने सिर्फ इतना किया कि मिट्टी से मोहब्बत रखी। उसी मोहब्बत ने मुझे वापस सब दे दिया। आज से तुम्हारा खेत राज्य का आदर्श खेत कहलाएगा। तुम्हें हर महीने सहायता दी जाएगी और तुम जैसे किसानों को सिखाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। मैं हर गरीब किसान के साथ वही करूंगा जो मेरी मिट्टी ने मेरे साथ किया। अब कोई और रामू किसी झोपड़ी में भूखा ना सोए, यही सपना है हमारा। तुम्हारी बातों ने आज राजसी सभा को भी नम कर दिया। राजा ने अपनी अंगूठी उतार कर रामदयाल को भेंट की और गले लगाकर कहा, अगर हर आदमी तेरी तरह सोचने लगे तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। रामू भैया, पहचानते हो? हाँ मुखिया जी, कैसे भूल सकते हैं। जो किया उसका अफसोस है, मगर आज आपको सलाम करता हूँ। मुखिया जी, जो बीत गया उसे अब मिट्टी में दबा दीजिए, आगे का रास्ता देखिए। अब रामदयाल की झोपड़ी एक प्रेरणा बन चुकी थी। वहाँ सिर्फ फसल नहीं, इज्जत, भाईचारा और इंसानियत उगती थी। रामू जी, अब सब कुछ मिल गया है, सब कुछ। नहीं गौरी, सब कुछ नहीं। अब किसी और के जीवन में उम्मीद बोने की जिम्मेदारी मिल गई है। तू अब सिर्फ मेरा भाई नहीं, इस गांव का गुरु बन गया रामू। मैं कुछ नहीं भैया, बस मिट्टी का बेटा हूँ और रहूं।